Hello, my dear students. So let's continue with our next topic. In the previous lecture, we had seen about the construction of transformer and basic principle of the transformer. Now we will see the whole theory. Let's see. So in previous lecture, I told you this coil is known as a primary coil, in which you are giving the input. That means you are applying current into it, and you will get the output from this coil, which is known as a secondary coil. Primary coil has the number of turns Np and secondary coil has the number of turn Ns. Now let's the theory. When an alternating voltage is applied to the primary, what do you mean by alternating voltage? Alternating voltage मतलब AC voltage. ठीक है, आप क्या करोगे, यहां पे इनपुट में ऑलवेज आप दोगे AC सप्लाई, AC वोल्टेज. ठीक है, चलो. The resulting current produce an alternating magnetic flux which links the secondary and induces an EMF in it. मतलब कि पहली कॉइल में करंट पास कर रहे हो तुम. अब हमारा करंट कौन सा है? AC करंट है, AC वोल्टेज है. अब AC वोल्टेज कैसा होता है? तो हमें पता है कि AC वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग होता है, वो बार बार चेंज होता है. तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है. तो ये करंट और वोल्टेज की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है. तो करंट की वैल्यू चेंज होने से क्या होगा कि ये जो कॉइल है उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा चेंज होगा. मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं. देखो, मान लो कि ये हमारा ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी कॉइल है जिसमें से हम करंट पास कर रहे हैं. अब हमें पता है कि करंट पास करने से कॉइल के अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. क्या होता है? कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. ठीक है, अब हमारा करंट AC है जो बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है. मतलब कि ये करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज. अब करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड भी बार बार चेंज होगा, है ना. और हमने क्या पढ़ा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट अ फ्लक्स. तो यहां पे ये इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहां पे EMF जनरेट होगा. मतलब ये दूसरी कॉइल में नया करंट इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड वोल्टेज. ठीक है, चलो फिर से इसमें हम AC करंट पास कर रहे हैं. अब AC करंट कैसा होता है? बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है. तो इसमें से जो भी करंट जा रहा है उसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज. तो ये पहली कॉइल, प्राइमरी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज डिक्रीज. और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उससे ये कॉइल में EMF जनरेट होगा. ठीक है, वो EMF बाजू वाली कॉइल के साथ भी लिंक्ड है. तो ये बाजू वाली कॉइल में, जिसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, वो सेकेंडरी कॉइल में भी नया करंट और नया वोल्टेज बनेगा. ये हमें ये थियरी में कह रहे हैं. अब दूसरी कॉइल में कितना वोल्टेज और करंट बनेगा? द वैल्यू ऑफ दिस EMF डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी. भाई ये सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स है उसके अकॉर्डिंग इसमें नया करंट और वोल्टेज बनेगा. वी कंसिडर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इन विच the primary has negligible resistance and all the flux in the core links with both primary and secondary windings. ठीक है, मतलब यहां पे हम एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं. भाई आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? तो पहली कॉइल का जो भी फ्लक्स है, हमने यहां पे क्या देखा कि भाई फ्लक्स तो इसका चेंज हो रहा है तो EMF इसमें भी प्रोड्यूस होगा. तो इसमें से डायरेक्ट इसमें कैसे आ गया? तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसा, ये कॉइल एक्चुअली में ऐसी होती है, ये एक कॉइल के अंदर ही दूसरी कॉइल होती है. सो जो भी चेंजेस पहली प्राइमरी कॉइल में है वो सारी चेंजेस हमें सेकेंडरी कॉइल में भी दिखेगी, है ना. तो यहां पे हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि पहले का EMF जो है वो 100 का 100% सेकेंडरी के साथ
कनेक्टेड है, कोई रेजिस्टेंस जैसी चीज है ही नहीं। ऐसे आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेट फाई बी द फ्लक्स इन ईच टर्न इन द कोर at the time t due to current in the primary when a voltage Vp is applied to it। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि भी प्राइमरी में हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं Vp, ठीक है, और इसका जो फ्लक्स है वो फ्लक्स हम बोल रहे हैं फाई पी, ईच कॉइल का, एक कॉइल का फाई पी है। चलो, देन द इंड्यूस ईएमएफ और वोल्टेज इज ईएस इन द सेकेंडरी। पहले में तुम वोल्टेज दोगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ पे। मान लो दूसरे में जो ईएमएफ बन रहा है उसको हम बोलेंगे ईएस और वीएस। ईएस भी बोल सकते हैं या वीएस भी बोल सकते हैं, ईएमएफ और वोल्टेज कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला कि भी सेकेंडरी का क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। तो भाई सेकेंडरी कॉइल में इतना ईएमएफ बनेगा, ठीक है। अब देखो, द ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई ऑल्सो इंड्यूस एन ईएमएफ कॉल्ड बैक ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में कितना ईएमएफ है, ये हमारा प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि यहां पे आपको डायरेक्टली बोला है कि द इंड्यूस ईएमएफ और वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि भाई अब हम प्राइमरी का जो ईएमएफ है ईपी, उसको हम वीपी भी बोल सकते हैं, और ऐसे ही हम प्राइमरी का जो सेकेंडरी का जो ईएमएफ उसको वीएस भी बोल सकते हैं। ईएमएफ बोलो या वोल्टेज बोलो। तो यही फॉर्मूला में ईएस की जगह क्या हो जाएगा, वीएस और वीपी, ठीक है। और ये करने के पीछे भी एक रीजन है कि यहां पे हमने प्राइमरी का रेजिस्टेंस 0 अज्यूम किया है। प्राइमरी का रेजिस्टेंस कितना अज्यूम किया है, 0 अज्यूम किया है, इसलिए ईएमएफ को हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा सेकेंडरी का वोल्टेज है, V इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और ये प्राइमरी के लिए जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, Vs बाई Vp कर देंगे तो क्या होगा, ये डी फाई बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये फॉर्मूला बचा कि भाई Vs बाई Vp इज इक्वल टू NS बाय NP। मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज बाय प्राइमरी का वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स। Note that the above relation has been obtained using 3 assumption। हमने ये रिलेशन जो डिराइव किया, ये NS NP VS VP का, उसमें 3 assumption किए। पहला कि प्राइमरी का रेजिस्टेंस हमने कैसा अज्यूम किया था, 0। तो प्राइमरी का रेजिस्टेंस और करंट दोनों ही कैसे हैं, स्मॉल, ठीक है। दूसरा assumption, the same flux link with both the primary and the secondary as very little flux escapes from the core। जितना फ्लक्स प्राइमरी में है उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी में भी जाएगा। 100% फ्लक्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये दूसरा assumption है। और थर्ड, द सेकेंडरी करंट इज ऑल्सो स्मॉल, ठीक है। तो प्राइमरी का रेजिस्टेंस और करंट स्मॉल है, पहला assumption। दूसरा assumption कि भाई दोनों में सेम फ्लक्स लिंक हो रहा है, और तीसरा सेकेंडरी का करंट भी स्मॉल है। अब मैंने आपको बताया कि यहां पे हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे। भाई आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मर में पावर का लॉस नहीं होता, नो लॉस ऑफ पावर, उसको बोलते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अब नो लॉस पावर मतलब तुमने जितना पावर यहां पे दिया है, ठीक है, पावर प्राइमरी और पावर सेकेंडरी, तो जितना पावर तुमने एज ए इनपुट प्राइमरी को दिया है उतना ही पावर हम तुम्हें आउटपुट में मिलेगा सेकेंडरी के पावर में। अब ये तो ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है कि भाई स्टेप अप होगा तो वोल्टेज बढ़ाएगा, स्टेप डाउन है तो वोल्टेज को कम करेगा। और पावर की फॉर्मूला क्या होती है, पावर P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, है ना। तो देखो
अगर हम ये बोले कि भाई पावर लॉस नहीं हो रहा, मतलब जितना तुम्हारा प्राइमरी का पावर है उतना ही तुम्हारा सेकेंडरी का पावर होगा। अब पावर P इज इक्वल टू VI, तो प्राइमरी का वोल्टेज प्राइमरी का करंट, सेकेंडरी का वोल्टेज सेकेंडरी का करंट, है ना। अब देखो, मान लो कि ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। क्या है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप क्या करता है कि भाई वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा देगा, तो सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ जाएगा, यहाँ पे दोनों वैल्यू को सेम रखना है, तो ये क्या करेगा, IS की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और उससे उल्टा कि अगर स्टेप डाउन है, क्या है, स्टेप डाउन, मतलब वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि इक्वेट करना है ना हमें, इसलिए। चलो, तो यहां पे ये कंडीशन हम यूज करेंगे कि VP IP इज इक्वल टू VS IS, पावर सेम है। ये रहा हमारा कंडीशन, VP IP इज इक्वल टू VS IS। Although some energy is always lost, this is a good approximation since a well-designed transformer may have efficiency of more than 95%। मतलब अच्छे से अगर ट्रांसफॉर्मर बनाया होगा ना तो 95% एफिशिएंस होगा। 95% एफिशिएंस मतलब कि 95% जितनी एनर्जी कंजर्व होती है, 5% लॉस होता है, वो चलता है, वो इतना फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। चलो, तो यहां पे देखो, अगर मैं IS को लेफ्ट में ले लूं तो क्या हो जाएगा, IP बाय IS इज इक्वल टू VS बाय VP, ऐसा फॉर्मूला मिलेगा इसके ऊपर से, है ना। IS को नीचे ले लो तो IP बाय IS इज इक्वल टू VS बाय VP। अब हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था, ये वाला नंबर ऑफ टर्न्स वाला, कि भाई VS बाय VP क्या होता है, NS बाय NP भी होता है। तो VS बाय VP की जगह हम क्या करेंगे, NS बाय NP। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, जो आपकी बुक में ये रहा, ठीक है, ये हो गया आपका मोस्ट IMP, ठीक है। चलो, अब ये जो फॉर्मूला है, लाओ मैं इसमें से बताता हूं, ये जो फॉर्मूला है, अब इसको अगर इक्वेट करोगे, इसको इक्वेट करके मान लो ऐसा फॉर्मूला बना रहे हो, VS को सब्जेक्ट बनाओ, तो VS इज इक्वल टू क्या हो गया, VP NS बाय NP, ठीक है। और करंट का भी फॉर्मूला बन सकता है कि भाई इसको और इसको इक्वेट करोगे और IS को सब्जेक्ट बनाओगे, तो इसमें से देखो, अगर IS को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, IS इज इक्वल टू IP इंटू NP बाय NS, ठीक है। तो पहले इन दोनों को सब्जेक्ट इक्वेट किया, फिर इन दोनों को इक्वेट किया, ऐसे फॉर्मूला बना, ये हमारा वो फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला के क्या करेंगे, चलो मान लो कि अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है प्राइमरी से, ठीक है, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो ये NS की वैल्यू ज्यादा है, NP की वैल्यू कम है, तो बड़ी वैल्यू डिवाइड बाय छोटी वैल्यू, तो आंसर मिलेगा तुमको बड़ा। मतलब VP के साथ एक बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तब VS बनेगा। मतलब ये केस में डायरेक्टली हमें मिलेगा कि VS इज ग्रेटर देन VP, है ना। VP में एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो VS बनता है, मतलब VS बहुत ज्यादा है। तो ये सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है, प्राइमरी का कम है, तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये क्या हो गया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि अगर स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो ये डायरेक्टली तुमको बोल देगा कि इसमें कि भाई IP की वैल्यू कम है और IS की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। ओ, मैंने उल्टा लिखा, ये जो है वो ऐसे आएगा, ऐसे,
ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपको उसी की बात कर रहे हैं कि इफ द सेकेंडरी कॉइल हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स देन द प्राइमरी, मतलब कि NS इज ग्रेटर देन NP है, द वोल्टेज स्टेप अप, वोल्टेज बढ़ जाएंगे। इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। However, in this arrangement there is a less current in the secondary than the primary। ठीक है, मतलब सेकेंडरी में कम करंट होगा, प्राइमरी में ज्यादा होगा, जो हमने लिखा वो। ठीक है, अब इससे उल्टा यहां पे आपको एक एग्जांपल भी दिया है कि भाई प्राइमरी कॉल के टर्न्स दिए 100, सेकेंडरी के नंबर दिए 200। ठीक है, और ये सब करंट की वैल्यूज देके आउटपुट फाइंड किया है। ये आप सेल्फ भी कर सकते हो, और ये एक एग्जांपल है, अगर आप एग्जांपल ये एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो तो यहां पे अगर ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी आती है तो आप यहां तक लिखोगे तो भी चलेगा, फॉर एग्जांपल तक ये सब कुछ, और ये यहां तक कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वो सब पूछेंगे तो। ठीक है, चलो लास्ट में इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने बोला कि कितना भी अच्छा ट्रांसफॉर्मर तुम बना लो, 5% जितनी एनर्जी तो लॉस होगी ही होगी, है ना। 95% भले से ओवर 5% तो लॉस होगी। तो ये एनर्जी लॉस क्यों होते हैं, देयर आर सम फॉलोइंग रीजंस। ये रीजंस 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं एग्जाम में अलग से। तो पहला रीजन है फ्लक्स लीकेज। देयर इज ऑलवेज सम फ्लक्स लीकेज, दैट इज नॉट ऑल ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी passes through the secondary due to poor design of the core or the air gaps in the core। कितना भी अच्छे से ट्रांसफॉर्मर बना लो, हमको तो यही करना है कि भाई 100 का 100% जो है फ्लक्स दोनों का यहाँ पे मर्ज हो जाए, बट कुछ भी करके ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि थोड़ा एयर गैप रह जाता है, इसलिए। It can be reduced by winding the primary and secondary coils one over the other। मतलब ये जो हमारा पहला डिजाइन है ना, ये ऐसा डिजाइन करने से आपकी ये प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स। द वायर यूज्ड फॉर द वाइंडिंग्स हैज सम रेजिस्टेंस एंड सो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू हीट प्रोड्यूस इन द वायर। अब वायर का रेजिस्टेंस है तो I²RT एनर्जी लॉस तो होगा ही होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इन हाई करंट लो वोल्टेज वाइंडिंग दीज आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक वायर। ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, मोटा वायर यूज करके। ठीक है, बट 100% रिजल्ट तो नहीं मिलता। हाँ, आप लॉस को कम कर सकते हैं, लॉस को जीरो नहीं कर सकते, इसको आप अच्छे से याद रखना। एडी करंट। अब एडी करंट का जो टॉपिक है ना, ये हमारे चैप्टर नंबर 6 में आता है और ये बोर्ड में से निकल गया है। तो ये टॉपिक भी छोटा सा ये सिलेबस में से निकल गया, क्योंकि एडी करंट ही हमें नहीं पता। ठीक है, हिस्टोरिसिस। हिस्टोरिसिस हमारा चैप्टर नंबर 5 में आता है और वो भी सिलेबस में से निकल गया था, हमने हिस्टोरिसिस नहीं पढ़ाया, तो ये भी सिलेबस में नहीं है। तो इवेंचुअली आपके पास यहाँ पे सिर्फ ये 2 रीजन है कि भाई क्यों एनर्जी लॉस होता है, और ये एग्जाम में आ सकता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मर का थियोरी कंप्लीट होता है, एज वेल एज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थियोरी पोर्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब रिमेनिंग जो है, ये चैप्टर खत्म हो गया, अब यहाँ पे आएगा हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, पीछे आपको यहाँ पे थोड़ा यूज दिया है कि ट्रांसमिशन में कैसे ये यूज होता है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ लेना इसको। तो अब डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। चलो, मैं निकाल दूँ एक्सरसाइज। चलो, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज
न्यूमेरिकल नंबर 1. Pay attention. A 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply. मतलब आपके पास एक AC सप्लाई है और वो AC सप्लाई के वोल्टेज है. अब वो वोल्टेज होंगे तो ऑब्वियसली VRMS होंगे 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज. ये AC सप्लाई के साथ हमने कनेक्ट किया है एक रेजिस्टेंस को R. ठीक है, चलो R की वैल्यू हमें दे रखी है 100 ohms. What is the RMS value of current in the circuit? ये सर्किट में से जो भी करंट पास हो रहा है उसकी RMS वैल्यू कितनी है. तो यहां पे हम डायरेक्टली सिंपल है ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं. V इज इक्वल टू IR, VRMS इज इक्वल टू IRMS और रेजिस्टेंस का है हमारा R. सो V इज इक्वल टू IR. अब VRMS की वैल्यू दे रखी है हमें 220, IRMS हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100. सो IRMS इज इक्वल टू 220 बाय 100. सो IRMS इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर. ठीक है, दूसरा क्या है, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल. तो फुल साइकिल में कितना पावर जो है वो इसमें यूज होता है. सो हमने थियरी देखी थी कि ओनली रेजिस्टेंस, इफ देयर इज ओनली रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो एवरेज पावर क्या होता है IRMS स्क्वायर इंटू R. ठीक है, क्या था IRMS स्क्वायर इंटू R. तो IRMS स्क्वायर मतलब 2.2 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100. तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 484 वॉट. ये हो गया आपका एवरेज पावर. ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल ना. अब यहां पे हम सेकेंड न्यूमेरिकल देखेंगे. द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट. देखो पीक वोल्टेज ऐसा वर्ड यूज किया है. पीक वोल्टेज मतलब आपको वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, कितनी है 300 वोल्ट. तो ये वोल्टेज की RMS वैल्यू क्या होगी, VRMS क्या होगा. तो फॉर्मूला पता है VRMS इज इक्वल टू VM बाय √2. ठीक है, तो VM की वैल्यू हमें दे रखी है 300 डिवाइड बाय √2. तो इसको सॉल्व करोगे तो 212.1 वोल्ट. ये हमें मिल गया हमारा VRMS. द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन AC सर्किट इज 10 एम्पियर. व्हाट इज द पीक करंट. चलो, तो अब यहां पे हमें IRMS की वैल्यू दे रखी है कि भाई सर्किट में जो करंट पास हो रहा है उसकी RMS वैल्यू 10 एम्पियर है. तो उसका पीक करंट कितना होगा, मतलब अब हमारा IM क्या होगा. तो जो फॉर्मूला ये है वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पे भी बनेगा. IRMS इज इक्वल टू IM बाय √2. अब IRMS की वैल्यू दे रखी है तुमको 10, IM की वैल्यू फाइंड करनी है बाय √2. सो सॉल्व करोगे तो IM इज इक्वल टू 10 √2, जिसका आंसर होगा 14.1 एम्पियर. ठीक है, क्या आंसर आएगा 14.1 एम्पियर. अब थर्ड न्यूमेरिकल. A 44 millihenry inductor. You have a inductor और उसकी वैल्यू दे रखी है 44 मिली हेनरी. 44 इंटू 10⁻³ हेनरी. This inductor is connected to 220 volt 50 hertz supply. Determine the RMS value of the current. ये सर्किट में से जो करंट पास होगा उसकी RMS वैल्यू कितनी है ये हमें फाइंड करना है.
अब ये हमें जो वोल्टेज दिया है ये भी हमारा आरएमएस वोल्टेज है। तो अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू मोड वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे सिर्फ इंडक्टर है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी इंडक्टर ही प्रोड्यूस करेगा। इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सएल। वी आर एम एस की वैल्यू होगी 220, आई आर एम एस तो भाई हमें फाइंड करना है, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। सो 220 इज इक्वल टू आई आर एम एस, ओमेगा इज द 2πfl। ठीक है, वापिस वैल्यू रखते हैं 220 आई आर एम एस, 2 पाई की जगह 3.14, फ्रीक्वेंसी हो गई 50 और इंडक्टर हो गया 44 इंटू 10⁻³ तो इसको सॉल्व करोगे तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 220 बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10⁻³। सो आई आर एम एस की वैल्यू आपको मिलेगी 15.9 एम्पियर। ठीक है, चलो सिंपल ना। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4। अ 60 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू दे रखी है 60 माइक्रोफैराडे, 60 इंटू 10⁻⁶ फैराडे, इज कनेक्टेड टू 112 वोल्ट। ये एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई का वीआरएमएस वैल्यू तुमको दे रखा है 110 वोल्ट और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ट्ज। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, इसका हमें आईआरएमएस फाइंड करना है। वीआरएमएस इज इक्वल टू आई आर एम एस, सब में एक ही रूल अप्लाई होता है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे तो सिर्फ कैपेसिटर है तो रेजिस्टेंस कैपेसिटर का होगा, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है XC, है ना। अब वी आर एम एस की वैल्यू दे रखी है हमें 110, आई आर एम एस भाई फाइंड करना है और XC की वैल्यू होती है 1/ωc। तो 110 इज इक्वल टू आई आर एम एस, ओमेगा होता है 2πf और C, तो 110 इज इक्वल टू आई आर एम एस 1/2 3.14, फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 60 और कैपेसिटर की वैल्यू है 60 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये 2πfc की वैल्यू हमने डाली है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसे सॉल्व करना है और ये जब कैलकुलेटर सॉल्व करोगे सबका मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आंसर आता है वो लिखो, फिर 1 डिवाइड बाय वो आंसर करो। तो 110 इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू इसका पूरा सॉल्यूशन आएगा 44.2 ओम। ठीक है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 110 बाय 44.2। सो आई आर एम एस की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.5 एम्पियर। दिस इज द आंसर। ठीक है, सो देखो ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स तो बहुत इजी है, सब में हमने किया कि आपस ओम्स लॉ अप्लाई किया, V इज इक्वल टू आई आर। थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे पर वो थोड़े ही हैं। सो चैप्टर भी वैसे देखने जाओ तो इजी है, सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स ही ज़्यादा है। सो स्कोरिंग चैप्टर है, डू वेल, प्रिपेयर वेल, and if you are having any doubt you can ask me in the message section. Thank you very much my dear students.